आफ्टरनून। भरत भैया थोड़ी वॉल्यूम कम करो। एसी चलवा दिया है दोस्त, अगर थोड़ी सी भी कोई सफोकेशन वाला किसी को इश्यू आ रहा है तो बोलने से पहले मैं बता दूं कि एसी ऑन करवा दिया है। चलिए थोड़ा सा जल्दी सेटल हो जाएं प्लीज। आपसे मैंने एक बात बताई थी कि आपको याद दिलाना होता है कि 2 बज गए हैं। दिलाया था, आपको याद नहीं रहा? हाँ, चलो कोई बात नहीं, ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लो। आपको 8 से 4 ज्ञान देने की बात तय हुई है ना? अब कौन सा टीचर कितना क्या पढ़ाया देखी जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ जी, चले बाकी आप जो भी काम कर रहे हैं दोस्त उसको थोड़ा सा डेफर कर दीजिए प्लीज। Whatsoever is the work, it has to be deferred immediately. कुछ बातें मैं याद दिला दूं। नंबर 1, आपको अगर अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है, इट्स अबाउट फॉर 30 more seconds दिस ऑफर इज वैलिड। इफ यू वांट टू लीव, लीव। क्लास के बीच में अगर मैंने कुछ लिखवा रही हूं तब आप बीच में उठ के जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे। एज सुन एज माई एक्सप्लेनेशन इज ओवर और मैं कुछ लिखना शुरू करती हूं और अगर आप उसके बाद बीच में बाहर जाते हैं तो स्टे देयर टिल 4। चलिए शुरू करें, लेकिन आगे चलने से पहले पीछे चलते हैं दोस्त। चैप्टर नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी एक ही बात है। आगे चलते हैं। मैम कैसे आगे चलते हैं? इस नाम से आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि देखो भाई, इंटरनेशनल ट्रेड को चलाने के लिए कंट्रीज एक दूसरे से कुछ चार्जेस, ड्यूटीज, फीस या टैक्स चार्ज करती है जिनको आपस में वो टैरिफ्स का नाम देते हैं। बोलो ठीक है। यूजुअली ये वाला जो टर्म है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन क्योंकि ये एक नेगेटिव टर्म है, चार्जेबल है, तो हम उनके लिए यूज करते हैं जिनसे हमें थोड़ा नुकसान होता है, दैट इज इंपोर्ट। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई देखो, अगर मैं इस ट्रेड पॉलिसी को या इंटरनेशनल ट्रेड को चलाना चाहता हूं तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। जैसे हमने फोन वाली बात देखी थी कि या तो पैसे की बात करके निपटा लो या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि पैसे की बात भी ना आए और ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो जाएं जिससे वो काम ही रुक जाए। तो हमने पार्ट 1 कल देखा था, दैट वाज टैरिफ रिलेटेड मेजर्स। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो सीधा सीधा टैक्स लगा के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, जिसके लिए हमने देखा कि मेन तो 2 टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक एंड एड वॉलरम। स्पेसिफिक ने क्या बोला था बेटा? अ पर्टिकुलर अमाउंट इज बीइंग चार्ज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एमआरपी। इसका मतलब 100 रुपए पर गुड्स लगेंगे। ठीक है, यहां पर होता क्या था? होता यह था कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द टैक्स, लेकिन इससे गवर्नमेंट को असर पड़ता था। ठीक है। दूसरा आया थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक, दैट इज एड वॉलरम। इन्होंने कहा दिस इज ऑन द डायरेक्ट प्रपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज एज सून एज द वैल्यू इंक्रीजेस द टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली गेट्स इंक्रीज्ड। ठीक है। उसके बाद हमने देखा मिक्स्ड, दैट इज ए और बी विच एवर इज हायर। ए और बी समझ गया? दैट इज स्पेसिफिक और एड वॉलरम विच एवर इज कंपाउंड। सर्टेन पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक प्लस सर्टेन पोर्शन ऑफ एड वॉलरम। ठीक है। मेरे पास परसों कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मैम 100 रुपए पर गुड्स प्लस 20% ऑफ द वैल्यू, इसका मतलब क्या है?
तो बेटा 100 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, प्लस 20 रुपीज ऑन द MRP ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट ऑन ₹100। ठीक है, दैट इज अगर मान लो 100 रुपए का ही वैल्यू या 1000 रुपए की वैल्यू है, तो 100 रुपए प्लस 20% ऑफ द वैल्यू, इसका मतलब आपको 200 प्लस होंगे, इसका मतलब टोटल टैक्स विल बी 300 रुपीज। ठीक है, देन वी हेडेड टुवर्ड्स टेक्निकल। इन्होंने बताया कि अगर किसी एक प्रोडक्ट में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज होता है तो उन दोनों के ऊपर डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस लगाए जाएंगे। ठीक है, एस्केलेटेड रॉ मटेरियल, WIP, finished goods, that is as soon as the stage enhances the rates of taxes also gets increased। ठीक है, that is अगर आप कहीं से कोई और कच्चा मेटल इंपोर्ट करते हैं तो कम प्राइस, और बनी बनाई स्टील का कोई सामान हायर इंपोर्ट करते हैं तो ज्यादा। ठीक है, उसके बाद वी हेडेड टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज टैरिफ इन रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। मेरे पास एक मैसेज भी आया हुआ है कि मैम इसका मतलब बता दीजिएगा, एक बार CPD फिर से बता देना। बेटा इसका मतलब क्या है कि हम कौन है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट देख रही है कि कोई ऐसे देश हैं जो मेरे देश के ट्रेड को खराब करने के इंटेंशन से अपने गुड्स मेरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए दो तरीके हमने देखे थे, ADD और CVD। ADD ने कहा था कि जब अगर कोई देश बहुत लार्ज वॉल्यूम में अपने देश से भी कम प्राइस से मेरे देश में वो सामान भेजता है, डंप करता है, डंप का यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि इतने कम दाम में कि उसका ध्यान कूड़ी के बराबर हो जाए, तो वो मोनोपोली जनरेट करने के इंटेंशन से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रोकेंगे उसको, क्या लगा के? एंटी डंपिंग ड्यूटी। उसके बाद मैंने आपको स्पेशली एक वर्ड पे बादल बनाया था, और वो वर्ड था एक्स्ट्रा। दैट इज आपको जो स्पेसिफिक और एडवॉल्यूम लगता है वो तो लगेगा ही, मिक्स कंपाउंड जो लगता है वो तो लगेगा ही, प्लस ये लगेगा। ठीक है, उसके बाद बारी आई CVD की, दैट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो बेटा जिसने भी पूछा था वो ध्यान से सुन ले। कई बार कुछ पर्टिकुलर देश क्या करते हैं, अपने राइवल कंट्रीज को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने के लिए अपने एक्सपोर्टर्स को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देते हैं। इसका मतलब कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स, कुछ स्पेशल सब्सिडीज या कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, जिनकी वजह से उनके कॉस्ट पर यूनिट उस देश के डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम हो जाती है। बोलो ठीक है। तो उस स्पेशल फैसिलिटी के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए जो हमारा देश कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है, उस चार्ज को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। बेटा आपने कंपनीज एक्ट, अब तो फाउंडेशन में भी आप पढ़ के आए थोड़ा बहुत, है ना? तो आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, है ना? ये हम सब जानते हैं। तो व्हील का क्या मतलब होता है? पर्दा। यहां पे इन्होंने क्या किया हुआ है, एक पर्दा जनरेट कर दिया है कि भाई देखो, तो उस पर्दे को हम उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं? उसके इफेक्ट को काउंटर करके उस पर्दे को क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। और तुम्हारा प्राइस कम से कम कितना बना रहे हैं? हमारे डोमेस्टिक प्राइस जितना। बोलो ठीक है। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था मैंने बता दिया। उसके बाद बात है अप्लाइड। मैंने कहा कि मैं एक देश हूं और मेरे पास पूरा राइट है कि एक प्रोडक्ट के लिए मैं किसी और देश से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी और किसी देश से कम इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर सकती हूं। ठीक है। उसके बाद बारी आई बाउंड। बाउंड में एक बात मैंने बोली, लिखित एग्रीमेंट है कि मैं कंट्री ए इस बात का वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे देश से कभी इस % से ऊपर की इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं करूंगा। बोलो ठीक है। उसके बाद आई प्रेफरेंशियल। बेटा मैंने आपको प्रेफरेंशियल और अप्लाइड के बीच में बहुत समझाने की कोशिश की थी। प्रेफरेंशियल इज टिपिकली डिपेंडेंट अपॉन द रिलेशन विद द कंट्री। द प्रोडक्ट में वेरी,
लेकिन अप्लाइड में क्या था, द प्रोडक्ट वॉज सेम एंड द कंट्रीज में वेरी। बोलो ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिटिव, निषेध है, भाई ऐसा काम हम तुमको करने ही नहीं देंगे। फिर इंपोर्ट सब्सिडीज, इंपोर्ट सब्सिडीज में क्या, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे देश में कम होता है लेकिन हमारे देश को जरूरत है उस प्रोडक्ट की, तो कई बार गवर्नमेंट कुछ सिलेक्टिव इंपोर्टर्स को क्या कहती है कि भाई सब्सिडी देती कि तुम करो तो सही, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा जो भी कॉस्ट होगा उसमें हम कुछ तुम्हारी मदद कर देंगे। बोलो ठीक है। उसके बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन, मैंने आपको ये बात बताई थी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन कौन है। मोस्ट फेवर्ड नेशन वो पांचवा इंसान है जो खड़ा होकर ग्रुप को देख रहा है, याद है। और आपको ये भी मैंने बताया था कि इसको किस नजर से देखना है कि जब तक ये हमारे ग्रुप का हिस्सा ना बन जाए तब तक इससे मोस्ट फेवर लेने की कोशिश करना है, उसको मोस्ट फेवर पहुंचाना नहीं है, उससे मोस्ट फेवर लेने की कोशिश करना है, वो कहलाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। आपके स्टडी मटेरियल में एक वेरिएबल टैरिफ भी है। वेरिएबल नाम मैंने 1000 बार समझाया, जो नाम है वेरिएबल का मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर एज पर द इकोनॉमी सिचुएशन आप चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कल तक यूएसए से बाइसाइकिल आ रही थी तो 100 रुपए पर यूनिट में आ रही थी, लेकिन अब हमारे देश में बाइसाइकिल की प्रोडक्शन और बढ़ गई है, तो इसका मतलब मैं क्या चाहूंगा कि यूएसए से बाइसाइकिल कम इंपोर्ट हो, तो मैंने कहा 150 रुपए पर यूनिट लगेगा। ठीक है। एक छोटी सी और बात है, टैरिफ रेट कोटा। टैरिफ रेट कोटा का मतलब होता है, देखो अगर 1000 यूनिट मंगाओगे तो कुछ और टैरिफ लगेगा, स्लैब रेट्स। 1000 यूनिट मंगाओगे तो 20% लगेगा, उससे ऊपर मंगाओगे तो 35% की ड्यूटी देनी पड़ेगी। दिस इज नोन एज टैरिफ रेट कोटा। कोटे जैसे आपका बिजली बिल आता है ना, 100 यूनिट तक इतने रुपए पर यूनिट, 100 से 200 यूनिट तक इतने रुपए पर यूनिट, दैट इज एज सून एज द स्लैब रेट चेंजेस द इंपोर्ट ड्यूटी गेट्स चेंज्ड। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं बी पार्ट के ऊपर, दैट इज नॉन टैरिफ मेजर्स। ठीक है, इसका मतलब बेटा लिखना नहीं है अभी, बहुत आसान बातें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, पैसे नहीं लेंगे तुमसे, लेकिन तुमको कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसा देंगे कि जिससे तुम्हारा इंपोर्ट, देखो ना नहीं कर रहे हैं हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके दो रास्ते होते हैं। रास्ता नंबर 1 इज टेक्निकल मेजर्स एंड रास्ता नंबर 2 इज नॉन टेक्निकल मेजर्स। कौन कौन सा? टेक्निकल मेजर्स एंड नॉन टेक्निकल मेजर्स। टेक्निकल मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब अगर मान लो तुमको रिमोट ये माइक मंगाना है तो वो मिनिमम 15 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, उसमें कम से कम इतने % ये वाला मेटल ऐड होना चाहिए, कम से कम इतने बार टेस्टिंग होनी चाहिए, तभी तुम उसको देश में इंपोर्ट कर सकते हो। इसका मतलब हमने क्या किया, पैसे थोड़ी मांगे तुमसे उसको इंपोर्ट करने के। देखो जो इंपोर्ट ड्यूटी नॉर्मल लगती है वो तो लगती है, लेकिन हमने क्या किया, कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी रिगार्डिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। बोलो ठीक है। ठीक है, मान लो अगर हम कोई मोबाइल मंगाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट कह रही है देखो भाई हम ऐसा कोई फोन एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें iOS 12 ना चलता हो, तो ऑटोमेटिकली 5S वाले तो चक्कर ही खत्म कर दिया कि अगर हमने ये थोड़ी बोला मत मंगाओ, हमने तो क्या बोला ऐसा फोन मंगाओ जिसमें iOS 12 चले। ठीक है, पहला मेजर क्या हुआ, टेक्निकल। जो नाम है वही काम है, टेक्निकलिटीज को स्पेसिफाइड करना रिलेटेड टू द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है,
तीन बातें, कौन कौन सी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, या ये बनेगा कैसे उसके ऊपर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है नॉन टेक्निकल, इसका मतलब द मेजर्स विच आर रिलेटेड टू द रेगुलेशन और फॉर्मेलिटीज ऑफ द इंपोर्ट इज नोन एज नॉन टेक्निकल मेजर्स। इसका मतलब प्रोडक्ट की कहीं चर्चा नहीं हो रही है। मेन क्या है, अगर तुमको यहां से लाना है तो पहले इस वाले ऑफिस में जाना, वहां से अप्रूवल लेके ये फाइल आगे जाएगी, वहां पे कुछ चार्जेस पे करने होंगे, उसके बाद वो फाइल फिर आगे जाएगी, फिर तुम वहां से एक साइन करा के लाना, फिर हम देखेंगे कि तुमको इंपोर्ट करना है या नहीं। इसका मतलब ऐसी फॉर्मेलिटीज, ऐसे रेगुलेशंस में उनको फंसा देना जिससे वो इंपोर्ट ज्यादा ना कर पाए। बोलो ठीक है। टेक्निकल जब भी बात करेंगे तो इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नॉन टेक्निकल इट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द रेगुलेशन इन्वॉल्व इन द इंपोर्ट, ठीक है, ठीक है। चलो, आपको पता है अभी केरला में बाढ़ आई थी, एवरीवन नोज दैट। सुनो ध्यान से, ठीक है। अगर सोचो केरला में बाढ़ आई थी तो कहीं ना कहीं वहां की जो भी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, इतना तो समझते हैं ना हम लोग सर, वेरी गुड। वहां की जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई होगी या नहीं हुई होगी? मैम बहुत मेजर अफेक्ट हुई होगी। तो सोचो, जो फल सब्जियां या जानवर केरला में होंगे, लोग उनको एक्सेप्ट तुरंत करेंगे क्या? क्या बोलेंगे, अरे यार यहाँ तो बाढ़ आई है, पता नहीं कैसा सा वहां का सारा सॉइल ऊपर नीचे हो गया होगा? नहीं, बताओ, हो ही गया होगा। इसका मतलब ध्यान से सुनना है। अभी हमें टेक्निकल की बात करनी है। टेक्निकल हैज 2 पॉइंट्स, सिंपल। पहला है, डरना नहीं है, सिर्फ सुनने में खतरनाक है, सैनिटरी एंड पाइथोसैनिटरी मेजर्स। कौन से? जितना खतरनाक इसका नाम है उतना ही आसान इसका मीनिंग है। ये कहते हैं कि when the government imposes any restriction on the basis of hygiene, किसी भी प्रकार की हाइजीन से रिलेटेड गवर्नमेंट जब कोई चीज को इम्पोज करती है, चाहे वो अपने लोगों की जान बचाने के लिए हो, चाहे एनिमल्स की जान बचाने के लिए हो, चाहे एनवायरनमेंट की जान बचाने के लिए हो, और किसी भी प्रकार का हाइजीनिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन जब गवर्नमेंट इंपोज करती है, तब वो कहलाता है सैनिटरी एंड पाइथोसैनिटरी मेजर्स। ये यूजुअली फूड आइटम्स पे ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है, मान लो बांग्लादेश से कोई सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां के फर्टिलाइजर्स अलग, वहां के अप्रूव्ड केमिकल्स अलग। भाई आज हमारे देश में भी एक सर्टेन लेवल ऑफ केमिकल्स गवर्नमेंट भी अलाउ करती है मिट्टी में मिलाने के लिए, बोलो सही बात है, एज अ फर्टिलाइजर। तो वहां की गवर्नमेंट भी तो अलाउ करती होगी, लेकिन हो सकता है कि वहां जो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर डलते हो वो हमें एक्सेप्टेबल ना हो। तो अगर हमने कहा कि देखो, अभी मान लो कि इंडिया में बर्ड फ्लू फैल जाए, तो क्या यूएसए कभी भी यहां से चिकन आने देगा क्या? वहां पर कभी नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों की जान का सवाल है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सैनिटरी एंड और मैं आपको बता दूं, जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, बेटा ये सब ना किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कभी भी, जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, मान लो यहां से फ्लाइट दुबई जा रही है, दुबई लैंड होने से पहले उन फ्लाइट्स को एक सर्टेन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हर फ्लाइट को, उनको फ्लाइट्स पे पूरे के पूरे पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि जो पैसेंजर्स को नुकसान नहीं करते, लेकिन अगर आप पूछेंगे क्यों, तो क्योंकि कहीं कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा इंडिया का तो ऐसा नहीं है जो अगर दुबई जाके पनप जाए तो दुबई में लोगों को इश्यूज हो जाएं। ये ऐसा होता है। जब मलेशिया से यहाँ फ्लाइट्स आती हैं तो इंडिया भी करता है ऐसा नहीं है कि वही लोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में पनपते हैं
और सोचो वहां से अगर फ्लाइट्स उड़ रही है इधर उधर तो वहां इसका भी तो चांसेस है कि वो दूसरे में भी ट्रांसमिट हो। तो पहला क्या हुआ, सैनिटरी एंड टिपिकली रिलेटेड टू यूजुअली फूड आइटम्स जिसमें कंटेमिनेशन, पेस्टिसाइड्स इनका खतरा है। दूसरा होता है टीबीटी। क्या? टीबीटी। टीबीटी स्टैंड्स फॉर, आप नहीं लिख रहे हैं, टेक्निकल बैरियर्स टू, क्या मैंने आप, हमारा तो नाम ही कौन सा मेजर है, पैकेजिंग, लेबलिंग, वेट, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ऊपर किसी प्रकार की बंदिश लगाना इज नोन एज टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, आइदर फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स। ऊपर वाले में यूजुअली कौन सा आता है, फूड आइटम्स, और यहाँ पे फूड एज वेल एज नॉन फूड। ठीक है मैम, अब एक बार ना एक चार्ट बना दो, इधर देखो हम किसकी बात कर रहे हैं। मैम एनटीएम क्या होता है, नॉन टैरिफ मेजर्स। दो टेक्निकल सैनिटरी एंड पाइथोसैनिटरी मेजर्स, टीबीटी, दैट इज टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। यहां तक ठीक है? हो क्या रहा है बेटा, हम आपसे किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपको किसी स्पेसिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज में फंसा देंगे जिससे आप आसानी से इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट, जिस पे सबसे पहली बात है इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा कहता है कि हम तुम्हें इंपोर्ट करने तो देंगे बट अ लिमिट ऑफ द इंपोर्ट विल बी स्पेसिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। इसका मतलब साल 2018-19 में आप 1000 यूनिट इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंपोर्ट कोटा। बोलो ठीक है। इंपोर्ट कोटा क्या कर रहा है दोस्त, इंपोर्ट करने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन इंपोर्ट की क्वांटिटी स्पेसिफाई करके दे रहा है जिससे आप ओवर इंपोर्ट ना कर लें। ठीक है। दूसरा नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग रिन्यूअल। क्या थोड़ा पढ़ के समझ में आ रहा है कि आपको पता है कि यूजुअली जैसे एफडी होती है, हैव यू सीन एफडी, फिक्स डिपॉजिट, अगर कभी आप देखेंगे या अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट देखेंगे ना तो उसमें एक ऑप्शन होता है ऑटो रिन्यूअल का। इसका मतलब अगर साल भर में आपने इसको अपने आप से कैंसिल करने को नहीं कहा तो हम मान लेंगे कि ये ऑटोमेटिकली अगले साल के लिए भी रिन्यू हो गया। लेकिन अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे खतरा लगता है तो आप उस पे क्या करो, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग रिन्यूअल लगा दो। इसका मतलब जितनी बार तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर होगा उतनी बार तुमको रिन्यूअल के लिए दोबारा से अप्लाई करना होगा, और उस वक्त हम देखेंगे कि हमें वो इशू करना है या नहीं। तीसरा क्या है, फाइनेंशियल मेजर्स। अच्छा, मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूंगी जिसको अगर आप इतने से भी अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बताना, मैं दोबारा पहले उसको समझाऊंगी फिर यूज करूंगी। ठीक है बेटा, शब्द है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। शब्द है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या आपको पता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का शेयर खरीदते या बेचते हैं तो यह एक प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक बात है। और उसके लिए हमें एक मामूली सा परसेंटेज एज ब्रोकरेज देना पड़ता है, जिस भी कंपनी के साथ आपका टाई अप है या बैंक है, जो भी। बोलो ठीक बात है। इसका मतलब अगर मुझे किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए मुझे एक मामूली सी कॉस्ट
बियर करनी पड़ती है वो कहलाती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बोलो ठीक है। फाइनेंशियल मेजर्स का मतलब वही है, दैट इज इफ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी एंड क्वांटम ऑफ इंपोर्ट्स इन योर कंट्री, यू कैन इंक्रीज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स। बोलो, इसका मतलब इंपोर्ट के प्रोसीजर्स में जितने भी पैसे खर्च होते हैं आप उसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जिससे लोग ऑटोमेटिकली उनकी रिटर्न क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब उनको कम रिटर्न मिलेगी तो वो इंपोर्ट की तरफ कम जाएंगे। बोलो ठीक है। ठीक है, यहां तक देखो बेटा, एक बार हम बात क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं मांगा है अभी तक, टेक्निकल, दिस इज टिपिकली व्हाट बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड। ये कौन सा बेस्ड, सैनिटरी और हाइजीन, और ये एंड अदर स्पेसिफिकेशंस। इंपोर्ट कोटा टू रिस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर बाय अ पर्टिकुलर इंपोर्टर। क्रूशियल, देखो हर किसी के लिए नहीं करती गवर्नमेंट, क्रूशियल गुड्स के लिए हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक लाइसेंस रिन्यूअल को बैन कर देंगे। इसका मतलब एवरी टाइम यू हैव टू कम टू द गवर्नमेंट फॉर द रिन्यूअल ऑफ द इंपोर्ट लाइसेंस। तीसरा, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बोलो यहां पे ट्रांजैक्शन क्या है, इंपोर्ट। That is to accomplish the import you have to pay some of the transaction and it will क्या होगा, increase या decrease, increase। अब यहां देखेंगे ध्यान से, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, ध्यान से सुनेंगे। हर देश हाँ चलिए ठीक है, क्वेश्चन सुना आपने, नहीं सुना तो मैं दोहराती हूँ और उसका जवाब देती हूँ बेटा, ठीक है। हो सकता है किसी और के भी मन में आए हो। इन्होंने कहा मैम देखो ये फालतू के डकोसले करने की क्या जरूरत है कि इसमें 5% बढ़ा दिया, इसमें 10% बढ़ा दिया, डायरेक्ट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा लो, सीधा तो काम वही कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्त, कि हर किसी ड्यूटी का अपना अपना एलोकेशन होता है, ठीक है। जितने ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं ना, हर लेवल पे अलग अलग बटे होते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी इज वन ऑफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये मान सकते हैं कि अगर आपको मेरे देश में सामान लाना है तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीइंग अ गवर्नमेंट, आप एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर आपने बार बार टैक्स को बढ़ा दिया तो आपका जो बिजनेसमैन है तो आपके अपोज में आ जाएगा, तुरंत नहीं आएगा कि अभी तक तो 10% थी अब 20%। आप कह सकते हो टैक्स थोड़ी बढ़ा है भाई, वो तो इतने सारे जगह से चीजें गुजरती हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे बढ़ता है। आप खुद सोचो कि यहाँ पे गवर्नमेंट अगर बार बार ये कहे कि ठीक है अल्टीमेटली तो जेब पे ही जा रहा है, टैक्स बोल दो इसको, टैक्स बोल दो इसको, तो अगर बार बार वो उसको टैक्स कहेगा तो हमारी जो देश की जनता है ना, वो पूरी की पूरी अपोज हो जाएगी कि जब देखो जब टैक्स बढ़ा रहे हैं। इसलिए कई बार जो चीजें हमें गवर्नमेंट हमसे लेती है वो डायरेक्ट टैक्स के नाम से, अब ऐसे बोलोगे सेस, क्यों देना उसको नाम सेस का? जो गवर्नमेंट हम कहते हैं कि भाई 3% 2% जो भी हमसे लेती है वो क्यों ले रही है तो टैक्स ही। लेकिन वो कहती नहीं, हम इसको दूसरे पर्पस पे खर्च करेंगे इसलिए इसको टैक्स का नाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्त, क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। ध्यान से सुनना है, हमारे देश में कुछ नियम ऐसे बनाए जाते हैं जो कहता है कि इफ यू आर अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, a certain portion of purchase has to be done from your country only। इसका मतलब मान लो कि हमारा देश, हमारी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 10,000 कंप्यूटर मंगाना चाहती है, ठीक है। क्या मंगाना चाहती है? 10,000 कंप्यूटर मंगाना चाहती है। लेकिन हमारे देश कहता है नहीं भाई, मिनिमम क्या करो, 30% तो आपको अपने देश से ही खरीदना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा,
इतने 30% से तो इंपोर्ट गुड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद क्या, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बात। आपको ये बात पता है कि कोई भी बिजनेसमैन डायरेक्ट तो देश को पैसा देता नहीं है कि ये लो देश मेरी तरफ से ये पकड़ो, मैम टैक्स तो देते हैं। वो इकोनॉमी को बढ़ाने में क्या साथ देता है, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है मटेरियल में, लेबर में, मशीन्स में। वो सारे मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को बेच के इकोनॉमी की साइकिल रन करती है। बोलो ठीक बात है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रूल बनाना है कि अगर आपको इस देश में ट्रेडिंग करनी है तो मिनिमम इतना % तो आपको इस देश में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये रूल बनाता हूं कि मान लो 25% तो आपको इसी देश में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो क्या इस देश का मटेरियल बिकेगा, इस देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और इस देश में ही प्रोडक्ट बनके इसी देश की इकोनॉमी में ये पैसा रन करेगा। बोलो ठीक बात है। चलो तो अभी नया कुछ बता के अभी कहां तक बात हुई है। पहली, मैम कहां से शुरू करें, एनटीएम के 2 हिस्से, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। बोलो ठीक है। टेक्निकल के 2 हिस्से, एसपीएस और टीबीटी। एसपीएस का फुल फॉर्म सैनिटरी एंड पाइथोसैनिटरी मेजर्स। ठीक है, क्या, सैनिटरी एंड पाइथोसैनिटरी मेजर्स। ठीक है। उसके बाद टीबीटी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ठीक है। Sanitary and phytosanitary measures are related to the hygiene of something and which is usually related to the food items. ठीक है, क्योंकि फूड आइटम्स ही ऐसा होता है जो किसी चीज को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है क्योंकि उसकी डायरेक्ट कंजम्पशन होती है। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड क्या बोलता है, स्पेसिफिकेशंस पे ध्यान दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, टेक्निकलिटीज, पैकेजिंग, लेबलिंग, वेट, प्रोसेस। उसके बाद नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल क्या बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज और रेगुलेशन बढ़ा दो, इस लेवल पे कॉम्प्लेक्स कर दो कि ज्यादा लोग उसके चक्कर में पड़ना ही ना चाहें। पहला, इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा क्या बोलता है कि एक लिमिट तय कर दो कि कोई भी इंपोर्टर 1 साल में इससे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरा, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग रिन्यूअल। इसका मतलब बार बार उससे लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए अप्लाई करवाओ। उसके बाद फाइनेंशियल मेजर्स। फाइनेंशियल मेजर्स क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ा लो। फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कि आपके देश के गवर्नमेंट को मजबूर करो कि मिनिमम इतना % तो आपको गुड्स अपने देश से ही खरीदने होंगे। उसके बाद ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या बोलते हैं कि मिनिमम इतना % आपका जो गुड्स है वो कहां बनना चाहिए, इसी देश में बनना चाहिए। बोलो ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना बात। बोलो कोई इश्यू है क्या, ध्यान से सुनना। 2 बातें जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली बात, चल मैं लिख रही हूं तो लिख ही देती हुई यहीं पे, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस। ध्यान से सुनना है बात। हमने कहा अब मान लो कि बाहर से कोई आइसक्रीम को इंपोर्ट करना चाहता है। ठीक है, एक चेन है जो बाहर से क्या इंपोर्ट करना चाहती है, आइसक्रीम इंपोर्ट करना चाहती है। हमने कहा ठीक है तुम आइसक्रीम इंपोर्ट कर लो, लेकिन उसी जगह पे इसको तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे जहां का टेम्परेचर 5 डिग्री से कम होता है।
तो हमने उसको क्या किया, मंगाने मना किया क्या? लेकिन उस सामान के फैलाव में रोक लगा दी कि तुम इस सामान को केवल कुछ पर्टिकुलर जगह ही भेज सकते हो या बेच सकते हो। बोलो ठीक है। क्या चाह रहे हो आप लोग? मतलब देखो, और जिन्होंने, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि कमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों तरफ से हो, नहीं ऐसा टाइप का नहीं होता है। अपने भिनभिना लिया और खत्म हो गई बात। तो लाओ यहाँ तक पहुंचाओ, फिर देखते हैं ना थोड़ा सा। उसके बाद अभी मैं इसको कर देती हूँ बेटा। पोस्ट सेल्स सर्विस रिस्ट्रिक्शन, क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हम कहते हैं मंगा लो, जितना सामान मंगाना है मंगा लो, लेकिन उसकी रिपेयरिंग इंडिया में ही होगी। मतलब अगर कोई, मान लो मेरा फोन खराब हो जाता है कल को, ठीक है, तो अगर कल को मेरा फोन खराब हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग मैं क्या करूंगा, बाहर नहीं जाने, कहाँ होगी उसकी रिपेयरिंग? इंडिया में ही होगी। इसका मतलब ऐसा ही गुड्स मंगाना है जिसके पार्ट्स इंडिया में भी अवेलेबल हो। ठीक है, क्या ये चालू नहीं हुआ क्या? चलो देख के जरा बताओ अभी कितनी, 2 और बातें अभी जल्दी से, 3 और बातें इनफैक्ट। कौन कौन सी? पहला, इंपोर्ट कोटा का मतलब रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग रिन्यूअल, जो नाम है वही काम है, अपने आप कुछ भी रिन्यू नहीं होगा, एवरी टाइम यू हैव टू अप्लाई फ्रेश। उसके बाद दैट इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी सेज द गवर्नमेंट हैज टू परचेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विद द डोमेस्टिक मार्केट। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कहता है कोई दिक्कत नहीं है, सामान मंगा लो लेकिन उसका कुछ % हिस्सा यही बनेगा। यहां बनेगा तो फैक्ट्री लगेगी तो यहाँ के लेबर को काम मिलेगा, और यहाँ के लेबर को काम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली मेरी इकोनॉमी बूस्ट होगी। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, एवरी इंडस्ट्री हैज डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट %। हर किसी के लिए कैसे सेम हो सकता है बेटा बताओ? कंप्यूटर और खाना दोनों कभी भी सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हर किसी के लिए अपना है स्पेसिफाइड, वो हमारे स्कोप से बाहर है, लेकिन चीजें होती है अलग अलग सबके लिए। उसके बाद ले आओ, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारे लिए ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि तुम सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे ही उसको बेच पाओगे। फिर पोस्ट सेल सर्विस रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब कल को ऐसा ही प्रोडक्ट मंगाना जिसकी रिपेयरिंग इंडिया में हो जाए, तो इसका मतलब वो वाले प्रोडक्ट आएंगे ही नहीं जिसके स्पेयर पार्ट्स या आफ्टर सेल सर्विस यहाँ अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद एक शब्द होता है, यहाँ लिख दूं, ये अभी कौन सा आपने तो छापना तो है रे अभी, एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या होता है बेटा? अ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। दैट इज, अगर ये कांच के ग्लास की, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, इसके ऊपर एम्बार्गो लगाने का मतलब है आज से किसी भी देश से ये वाला कांच का ग्लास इंपोर्ट नहीं होगा। दैट इज नोन एज एम्बार्गो। वो ठीक है, अ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ओवर द इंपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स either by a particular country or as a whole is known as embargo। बोलो ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें अपने आप को? एक बार बचाया था ADD और CVD लगा के ट्रेड डिस्टॉर्शन से, अब बचाना है कि मैं आप, अच्छा एक बात को बात पता है, एक शब्द होता सस्पेंशन, सस्पेंड करना। इसका मतलब आपको पूरा नहीं निकाल रहे हैं, जब तक आपके वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको ऑफिस आना मना है। यही होता है। आप स्कूल में बदमाशी करते थे, आपको 8 दिन के लिए सस्पेंड कर देते थे,
तो क्या बोलते थे कि भैया देखो सुधर जाओ 8 दिन में और फिर वापस आ जाना। सेफ गार्ड मेजर कहता है कि टेम्पररी बेसिस पे किसी भी कंट्री से हम इंपोर्ट क्या करते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये जो काम कर रहा है वो मेरे देश के इकोनॉमी को खराब करने के लिए कर रहा है। तो इसका मतलब एक बात को ध्यान से सुनना, दिस इज व्हाट परमानेंट, नो इंपोर्ट एट ऑल। दिस इज कब तक? मान लो आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वॉर चल रही है, तो जब तक वॉर चलेगी तब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद रहेगा। दैट इज नोन एज सेफ गार्ड मेजर्स। एज सून एज द सिचुएशंस आर अंडर कंट्रोल द नॉर्मल ट्रेड में रेज्यूम। बोलो ठीक है। एंड द लास्ट इज रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन या रूल्स ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन कहता है कि तुम सामान मंगा लो, लेकिन इस देश का रॉ मटेरियल उसी वाले देश से आना चाहिए, तब मंगा लो। इसका मतलब मान लो मैं कहती हूं कि मुझे ये स्केच पेन बनाना है, ठीक है, और मैं कहती हूं कि इसके कैप में जो प्लास्टिक यूज हो रही है ना, अगर ये प्लास्टिक मान लो जर्मनी से ओरिजिनेटेड है, उसका सर्टिफिकेट ले आओ और इसको इंपोर्ट कर लो। दैट इज अ पर्टिकुलर आइटम हैज टू बी ओरिजिनेटेड ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ कंट्री और लगेगा उसका सर्टिफिकेट। और जब तुम इस बात को प्रूफ कर दोगे कि सामान की ओरिजिन वहीं की है, ये रहा इसका सर्टिफिकेट, तभी तुमको उस सामान को इंपोर्ट करने की इजाजत है। बोलो ठीक है। वेरी 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 सिंपल। कौन कौन सी बात यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी डिफाइंड है, यहां जबरदस्ती का रिन्यू करना एवरी टाइम। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पर्टिकुलर क्वांटिटी विच हैज टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम योर डोमेस्टिक कंट्री। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, उनसे जानबूझ के पैसा लगवाना है देश में। कैसे लगवाओगे कि इतना % माल तो इंडिया में ही तैयार होगा, फिर ले आओ, लेकिन जो प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड। फिर पोस्ट सेल सर्विस रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब कि जो भी माल इंपोर्ट होगा उसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो कहां होगी? इंडिया में। उसके बाद एम्बार्गो, एम्बार्गो स्टैंड्स फॉर कंप्लीट नो। उसके बाद सेफ गार्ड मेजर्स, वो क्या है? टेम्पररी एक सस्पेंशन है कि जब तक मुझे तुम्हारी नीयत पे डाउट है तब तक मैंने बंद किया। एज सून एज आवर रिलेशन विल गेट फ्रेंडली यू कैन रिज्यूम द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उसके बाद रूल्स ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, इसका मतलब ये कहां से पैदा हुई है ये चीज, पहले उसका सर्टिफिकेट लाओ। अगर वो हमें जमेगा तो हम तुमको इंपोर्ट करने देंगे, वरना तुमको इंपोर्ट नहीं करने देंगे। बोलो ठीक है। इसको लिखें फटाफट। चलो फिर शुरू हो जाओ। अच्छा 4 पॉइंट और है और चैप्टर खत्म, बता दूं? 4 पॉइंट और है फिर चैप्टर खत्म, बता दूं? कौन से मेजर्स? अभी तक किसकी बात हो रही थी बेटा? इंपोर्ट। अब हमें किस पर्सपेक्टिव से देखना है? बहुत आसान बात। सबसे पहले कहता है क्या कर दो? एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे देश का कोई ऐसा प्रोडक्ट पैसे के चक्कर में बाहर जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? बैन। इसी वजह से तो स्मगलिंग होती है, क्योंकि जो चीजें एक्सपोर्ट करनी बैन हो जाती हैं, लोग उनको दूसरा स्टाइल लगा के देश से बाहर भेजते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो लगा लो क्या? एक्सपोर्ट पे टैक्सेस की भेज दो, कोई बात नहीं,
लेकिन उसके ऊपर तुम्हें एक पर्टिकुलर टैक्स देना होगा। लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज देती है और इंसेंटिव्स देती है। क्यों? क्योंकि हम उनके लिए फॉरेन करेंसी बाहर से लाके दे रहे हैं। और एक शब्द होता है VER। मैम ये एक कहा है तो 3 है। रिस्ट्रेंट्स, ध्यान से सुनेंगे। ऊपर वाले 3 तो आपको देखे हुए लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? थर्ड वाला अभी बता रही हूं बेटा, 1 मिनट। शुरू से शुरू करते हैं। बैन क्या है? मतलब एम्बार्गो का शॉर्ट अलग रूप है कि जहां पे वो इंपोर्ट मना कर रहे थे, ये एक्सपोर्ट मना कर रहे हैं। एक्सपोर्ट अलाउ कर रहे हैं कैसे? टैक्स लगा के। बेटा एक्सपोर्ट सब्सिडी और इंसेंटिव का मतलब क्या? आप एक एक्सपोर्टर अपने आप को देखोगे तो आप भारत देश के लिए फॉरेन करेंसी लाके दे रहे हो। अगर आप मेरे देश में फॉरेन करेंसी लाके दे रहे हो तो बीइंग अ गवर्नमेंट मेरा फर्ज बनता है आपको बूस्ट करने का कि हाँ वेरी गुड और बनाओ और बनाओ। तो मैंने क्या किया? जैसे दूसरे लोग कर रहे थे वैसा मैंने किया। आपको कुछ टैक्सेस में छूट देनी शुरू कर दी। आपको एडिशनल रॉ मटेरियल दिलवाने लगे कम दामों में कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ये वाला मटेरियल इस दाम में अवेलेबल करवा देंगे। दिस इज नोन एज एमिनिटीज। उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये क्या है बेटा? वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर ना कोई लिमिटेशन लगाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। एक लेवल पे हम खुद ही समझ जाते हैं कि हमारे लिए कितना क्या सही है और क्या गलत है। देखो नाम में क्या है? वॉलेंट्री। इसका मतलब किसी प्रकार का कोई आपको इम्पोजिशन नहीं हुई है। समटाइम्स इट इज अप टू द एक्सपोर्टर। उसी को सोचने दो कि वो कितना सामान बाहर भेज के ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहता है? रुक जाना चाहता है कि कमा भी लिया, अब कुछ प्रोडक्ट्स क्या करता हूं मैं अपने देश वालों के लिए भी अवेलेबल कराता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंगोज हमें पता है कि द रिचेस्ट मैंगोज अल्फांसो, राइट? मतलब किंग ऑफ द मैंगोज इज अल्फांसो। लेकिन आपको मैं पता है कि इंडिया में 2 से 5% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन भी इंडिया नहीं खा पाता, जबकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अल्फांसो की इंडिया में होती है। चीनी, शुगर, सबसे 3rd ग्रेड की चीनी इंडियंस खाते हैं और जो ऊपर की जो भी होती है वो सब एक्सपोर्ट होती है। सो राइस भी ऐसा ही है। बासमती, आपको पता है यूएस के साथ इश्यूज हुए थे। यूएस ने बासमती एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उस साल कितना हैवी नुकसान। टी, ये सारी चीजें किसके ऊपर आती हैं? वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट के ऊपर कि एक लेवल के बाद इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोर्टर कि वो कितना सामान बाहर भेजना चाहता है और किस लेवल पे आके रुकना चाहता है और अपने देश में वो सामान देना चाहता है। दैट इज नोन एज वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। बोलो ठीक है? एक्सपोर्ट के लिए यही बस 4 बात, या तो रोक दो, या पैसा लगा दो, या उनको बढ़ावा दे दो, और या उनको अपने ऊपर छोड़ दो। 4 ही पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी? या तो रोक लो, बैन, या उनसे चार्ज ले लो, टैक्सेस, या उनको एनकरेज कर दो थ्रू सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, या उनके ऊपर छोड़ दो। भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो देश में दे दो सामान, नहीं तो भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ठीक है? सो दिस एंड अच्छा और एक चीज आपके ना, अच्छा पहले ये लिखो फिर बताऊंगी, वो चीज लिखनी नहीं है, लिख लो पहले इसको फटाफट, फिर जाने से पहले बताऊंगी कि चारों पेन फेंको। बेटा एक बात और ध्यान से देखो, 2 यूनिट्स, आप कह सकते हो 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के भी आज ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिया। एक बात और है, वो लिख के मैं बताऊंगी। तो आपको लगता कि ऐसा ही एसएम जैसा 5 मिनट का कुछ 10 मिनट का यहाँ भी होना चाहिए कि जिससे हमें पता चले कि
इको भी किस लेवल पे याद है, इसका मतलब क्या आपको थ्योरी में याद है कि क्या थ्योरीज थी या क्या मेजर्स थे। तो मैं आपको एक बात बता रही हूं, फ्राइडे को आप चुन लो यूनिट 1 की यूनिट 2। ये अच्छा चीज होती है फैसले। यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 हम यूनिट 3 शुरू करने से पहले रिवाइज करेंगे और 5 मिनट्स में मैं आपको एक थ्योरी दूंगी लिखने के लिए, कोई भी। अरे मतलब 5 से 7 मिनट ले लेना है, ये झगड़ा पहले। पॉइंट ये है कि आपने एक थ्योरी मैं लिखने के लिए आपको दूंगी और वो थ्योरी आप कंप्लीट लिख के बताएंगे। फेयर इनफ? फेयर इनफ? जरूरी है ना बेटा, वरना आगे पार्ट पीछे से पार्ट कैसे चलेगा बताओ। हाँ ऐसे ही, यही तो बोलते हैं, हमें तो यही सिखाए। हाँ, जिसने नहीं किया वो उस पर उतनी देर मुंह बंद करके बैठेंगे, बस सारे ही बंद करके मुंह बैठ जाएंगे। ये ज्यादा आसान लगता है लिखने से, नहीं आपके लिए वो मुश्किल है ज्यादा बल्कि। चलो बेटा बी, मल्टीटास्किंग इज नॉट अलाउड। अभी देखो मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, 3:30 बज गए हैं, ठीक है, और तुम बोलो थोड़ा बातचीत करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3:30 बज गए हैं और तुम आराम आराम से लिखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नॉन टैरिफ मेजर्स, पहला इज टेक्निकल मेजर्स and second is non-technical measures. These measures are specifically related to the product characteristics technical specifications or the area in production process. These measures are related to the administration process, formalities and regulation for the imports. टेक्निकल मेजर्स 2 हैं, सैनिटरी एंड phytosanitary measures, and second is technical barriers to trade. That is, this is SPS and this is TBT. Sanitary and phytosanitary measures are related to save the human beings, plants, animals, environment,
of a particular country from the hygienic perspective, that is to save the nation from consumption of pesticides, contaminated food or poultry items. और पोल्ट्री आइटम। कहाँ पे फंस गया बेटा, क्या हो गया? पर्सपेक्टिव, टीबीटी, TBT measures are related to food as well as non-food items. तुमको इसके बाद भी मेरी राइटिंग समझने में दिक्कत हो रही क्या? हाँ, मैं जो ये पूछ रहा है ये क्या लिखा है और आपस में कुछ पूछ रही, इसके बाद क्या? नहीं मतलब क्या दिक्कत तुमको है? ज्यादा हीरो नहीं हो रहे हो तुम लोग? अच्छा नाटक लगा रखा है यार। चलो जोक्स पार्ट, कहाँ पे इश्यू आ रहा है बेटा, कहाँ समझने में? टीबीटी मेजर्स आर रिलेटेड टू फूड एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स with certain specifications like labeling, packaging, weighing और other specifications। क्या बात है, कहाँ इश्यू है? आपसे बोला ना कि जो नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछो। और वो लोग जो सुने तो एक भी नहीं और लिखने के टाइम पे बड़े जोश में हैं, वो थोड़ा और ध्यान देंगे। मैं एसपीएस एक बार पढ़ देती हूं बेटा आपके लिए। एसपीएस आर रिलेटेड टू सेव द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, environment of a particular country from the hygienic perspective, that is to save the nation from consumption of pesticides, contaminated food मतलब मिलावटी सामान या कुछ खराब फूड आइटम्स, और पोल्ट्री आइटम्स। पोल्ट्री आइटम्स का मतलब एग्स, हैन, चिकन, ये वाली बातें। अब ठीक है? और अभी भी कोई दिक्कत है तो आस्क मी डायरेक्टली। चलो ये हो गया। अब भी क्या है बेटा? नॉन टेक्निकल मेजर्स। नॉन टेक्निकल मेजर्स 1 2 3 4 लिखना शुरू करेंगे। पहला इज import quotas। import quota is a restricted quantity packaging, weighing, restricted quantity of products which can be imported by an importer
over a particular period of time. चलिए, अगर किसी भी वजह से आपको ऊपर कुछ समझने में दिक्कत आई है तो मैंने ध्यान रखा है कि सेकंड लिखने में मुझे कोई दिक्कत ना हो. सेकंड इज नॉन ऑटोमेटिक licensing renewal. Certain crucial items which needs to be controlled, for them the renewal of licensing requires the fresh application with all the prior requirements. एक परसेंट का जो भी उस शीट में इश्यू था, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है. थर्ड इज फाइनेंशियल मेजर्स. फाइनेंशियल मेजर्स can be taken by increasing the transaction costs which makes the import expensive for the importers. Number fourth is government procurement policies. In order to save and encourage the domestic industries, the government organizations have to purchase a certain percentage of goods from domestic market only. उसके बाद ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स. अभी भी कोई है जिसको उसके दोस्त की राइटिंग ज्यादा समझ में आ रही है जिसलिए वो इधर उधर कर रहा हो? ये खुद की राइटिंग चाउमीन जैसी है. हाँ, और दूसरे की राइटिंग में इनको क्वेश्चन उठाना है. ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स. इन दिस मेजर्स. और एक बात, मेरा कुछ मजाक में बोलना दैट डज नॉट अलाउ यू टू से एनीथिंग. द गवर्नमेंट restricts that a certain portion of
finished goods have to be produced domestically. नंबर 6 क्या था बोलो? दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन, याद है आपको? चलो डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस, government can impose certain pre-requirements कर लो यार, सुबह से चाह रहे हो तुम, कोई बात नहीं। हवा बचा के 20 मिनट बचा है अभी, कोई जो मन में बचाओ कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि 1 सेकंड में ये जनरेटर ऑन हुआ और बस सोच लो, जल्दी जल्दी। जिसके जिसके में जो जो टैलेंट है बाहर निकालो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सोचो कई बार ऐसा धोखा भी रहा था, तुम ऐसा करो लाइट आ जाए, तो एक्शन रिएक्शन सब संभाल के। हाँ फाइव फोर, चलिए जल्दी से। हाँ बस। प्रोडक्ट्स टू द particular regions. Number 7 is post sales service restrictions. क्या हो गया? आ रहे हैं बेटा, वो एक नॉर्मल इंसान है, वो देखो जरा उस आदमी को। चलिए कोई बात। दिस impose the mandatory regulation to repair and provide any sort of after sales services domestically. Number 8 was embargoes. Embargoes का मतलब क्या होता है? Embargoes refers to complete ban. Embargoes refers to the complete ban on the product from a particular country. रह गया? इससे स्लो तो यार देखो, तुम लोग कलर चेंज के चक्कर में मत पड़ा करो यार तुम। 9th इज सेफ गार्ड मेजर्स। क्या डिफरेंस है सेफ गार्ड और एम्बार्गो में?
एम्बार्गो है पूरा का पूरा बर्खास्त कर दिया है और सेफगार्ड में सस्पेंड किया है, ठीक है। यहाँ पे वापसी का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे जैसे ही हालात ठीक होंगे सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। सेफगार्ड मेजर्स imposes a temporary ban on import of certain items from particular country till the situation between the countries normalize. Tenth is rule of origin. Rules of origin. Goods to be imported needs to present the proof of source of origin, that is the country where the raw material or finished goods originated. ये कौन से मेजर्स हो गए? इंपोर्ट वाले। उसके बाद सेवेंथ वाला पॉइंट किसी का लिखना बचा है? जो मेरे साथ लिख रहे हैं दोस्त, हेडिंग देंगे एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। जो मेरे साथ लिख रहे हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, जिसमें पहला है बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, दूसरा है एक्सपोर्ट टैक्सेस, तीसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, और फोर्थ है VER, दैट इज वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। करो। हाँ, लाइट आ गई ना? चलो। हाँ जी, एम्बार्गो उसकी पहली लाइन डन है। चलिए अब लिखना शुरू करेंगे। जो मेरे साथ लिख रहे हैं मैं थोड़ा आराम आराम से बोलती हूँ। नीचे करूँ तो चालू कर दिया है भाई, रुक तो जाओ। मैंने तो 2-3 बार इसको वहां से स्टार्ट कर दिया है। हुआ क्या? हो रहा है ना? ठीक है, चलो थोड़ा जब तक इधर उधर देख के लिखो यार, वो हो रहा है चालू।
ये भी कह रहा है नाटक मचा रखा है, ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ पे भी थोड़ा क्लियरली विजिबल है यार, अगर थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है तो प्लीज़, इट विल हार्डली टेक अराउंड 5 मिनट्स। हाँ चलो, चलिए दोस्त अब लिखना शुरू करेंगे। 4 बातें: बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट टैक्सेस, export subsidies and incentives, and voluntary export restraints. This implies on complete prohibitions on export of certain goods, on export of certain goods. Export taxes says a certain rate of taxes or tariffs are charged for export of goods. To encourage the exporter to increase the exports, the government provide certain extra benefits in the form of subsidies and incentives. ऊपर वाली शीट बची किसी की, रूल्स ऑफ ओरिजिन। and voluntary export restraints. In this case, the exporter voluntarily decides the quantum of export to be done and the quantity to be offered to domestic market. Some of you might have finished, some of you might have started writing export related measures. For writing purpose, the chapter ends. मैम अब ये नया क्या नाटक है? For writing purpose, इसका मतलब फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस देयर माइट बी समथिंग लेफ्ट। अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए नहीं, जल्दी से। हाँ जी, बेटा मान लो अगर हमारी देश की गवर्नमेंट ही सारा सामान बाहर से लाएगी तो हम जनता को कैसे बोलेंगे कि यहां से खरीदो? तो
टर्म हमारे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये एनकरेज करते हैं। देखो हर जगह आजकल स्वदेशी मूवमेंट क्या चीज का है, या हमारे देश का ही खरीदो। अगर गवर्नमेंट खुद वो काम करेगी तो वो पब्लिक को भी एनकरेज कर सकती है। हाँ जी, डन। कुछ लोगों ने तो मैंने देखा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही कर लिया है। बोले यार कौन दिमाग लगाए, और घर में लिखेंगे इसको। हाँ, कौन कौन ऐसा करता है सही से बता दो। कुछ को तो देखा है मैंने करते हुए अभी अभी तुरंत। अब सच्चाई नहीं, जब देखा है तो क्यों पूछ रहे हो फिर। चलो ठीक है, हो गया ये। यू नीड 1 or 2 more minutes। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल तो छुट्टी है यार। अच्छा, एक बात मैं अभी से बता देती हूँ। आई डोंट नो व्हाट अनाउंसमेंट विल कम ऑन फ्राइडे। ध्यान से सुनेंगे बेटा, बात आप ही के काम की है, खुशी वाली बात। आई डोंट नो व्हाट अनाउंसमेंट विल कम ऑन फ्राइडे, क्योंकि अभी तक हमें ये बोला गया ना कि 1 तारीख से ऑल द 4 पेपर्स विल बी कंटिन्यूड। लेकिन सैटरडे को आपकी जो 2 बजे वाली क्लास है वो मैं नहीं लूंगी। आपकी फर्स्ट ग्रुप की टैक्स की क्लास होगी। इसका मतलब सैटरडे को आपकी इको की क्लास कैसे भी नहीं होगी, चाहे वो सेकंड ग्रुप की क्लास उस दिन हो या ना हो। बात समझ में आई है? मान लो आज 1 दिसंबर है, ठीक है, आप सुबह सुबह आ गए, ठीक है, तो मैं आपको 12 बजे तक पढ़ाऊंगी। उसके बाद ऑडिट की क्लास होगी। उसके बाद 2 बजे इको की जगह पे फर्स्ट ग्रुप की टैक्स की क्लास होगी। इसका मतलब सेकंड ग्रुप वाले बच्चे ऑडिट की क्लास के बाद घर जाएंगे, ठीक है। हाँ, और अगर मान लो कि होती नहीं है क्लास तो फिर तो कोई झमेला ही नहीं है। लेकिन अगर होती भी है तो भी मैं अभी से बता देती हूँ आपको, ठीक है मैम। अंडरस्टैंडिंग पर्पस, चलो चलो 1 सेकंड नहीं लगेगा, पक्की बात। आपको एक छोटा टॉपिक स्टडी में है, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। बताओ, अगर कोई भी देश किसी भी काम पे टैक्स लगाता है तो उसके ऊपर क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। एक तो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा, टैक्स से इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाते हैं, जिससे लोग डोमेस्टिक की तरफ मुड़ जाते हैं। बोलो ठीक बात है। तीसरा, टैक्सेशन से क्या होता है, इंपोर्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सही बात है। और क्या कर सकते हो आप टैक्सेस से। अब गवर्नमेंट क्यों लगाए टैक्स, गवर्नमेंट क्यों लगाए टैक्स, गवर्नमेंट अपने कमाने के लिए लगाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए लगाए, दैट इज इंपोर्टेड गुड्स को महंगा करने के लिए। तीसरा, रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, ठीक है। चौथा, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, कहां, डोमेस्टिक में, ठीक है। तो ये सारी, ये बहुत कोई खास बात नहीं है। ये आपके में एक टॉपिक है जो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि क्या फायदा है या क्या असर पड़ता है। तो असर अच्छा भी पड़ सकता है और बुरा भी पड़ सकता है। बुरा क्या हो सकता है टैरिफ्स की वजह से कुछ लोग इंपोर्ट, जो जरूरी चीज हो वो भी इंपोर्ट ना कर पाए, कि भाई इतना हैवी टैक्स कौन देगा। एक बात मैं आपको बता दूं थ्योरी पर्सपेक्टिव से, कि whenever the things characteristics or features comes in the exam, you have to write everything whether positive or negative, क्योंकि किसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमेशा सब कुछ अच्छी नहीं हो सकती। उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में से जब अच्छाई निकालते हैं तो वो एडवांटेज, और उसी में से जब बुराई निकालते हैं तब वो डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इस चैप्टर के पहले पन्ने पे आइए, फटाफट से बताइए और घर जाइए। चलो मैम, पहला पन्ना आज का कि इस चैप्टर का, इस चैप्टर का। मैम उस टाइम भी तो बोला था, तो फिर बोलो ना, लर्निंग कर्व, इट विल टेक लेसर टाइम टू रिवाइज इन योर होम। चलो फटाफट से बेटा। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी और इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें हमने देखा कि इसको चलाने के लिए टैरिफ लगाना पड़ता है, जिसको टैक्स, ड्यूटी, चार्जेस, फीस भी कहते हैं। क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव है इसलिए इंपोर्ट में ज्यादा इस्तेमाल होता है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में।
वैसे तो देखो दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो फिक्स्ड अमाउंट लगा लो स्पेसिफिक, या परसेंटेज बेसिस पे लगा लो एड वॉलरम। लेकिन कुछ और भी हैं जो मिक्सचर्स हैं, लाइक मिक्स्ड, दैट इज स्पेसिफिक और एड वॉलरम विच एवर इज हायर। फिर कंपाउंड, स्पेसिफिक प्लस एड वॉलरम। टेक्निकल, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। उसके बाद लेसर इन रॉ मटेरियल एंड मैक्सिमम इन फिनिश्ड गुड्स। फिर टैरिफ इन रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन, एडीडी, सीवीडी। एडीडी इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। जब कोई देश मेरे देश की इकोनॉमी को खराब करने के लिए कम से कम प्राइस में बहुत सारा सामान लाके डंप कर देगा, तब उसको बचाने के लिए लगाएंगे एडीडी। और जब कोई देश एक्स्ट्रा इंसेंटिव देगा अपने गुड्स के प्राइस को कम करने के लिए, जिससे मेरे डोमेस्टिक प्राइस से उसका दाम कम हो जाए, तो उसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए जो एडिशनल टैक्स लगाएंगे, दैट विल बी सीवीडी। अप्लाइड, एक प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस। बाउंड, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज इन ऑर्डर टू डिसाइड द मैक्सिमम रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। Preferential, better the relation with the countries, lower will be the tax rates. That is to sort of ban. Import subsidies, जब कोई ऐसी चीज जो हमारे पास नहीं है, हम चाहते हैं कि बाहर से आए, उसके लिए encouragement. फिर most favored nation, इससे तब तक ज्यादा चार्ज करो in comparison of the other countries until this becomes the member of the association. ठीक है, फिर आज बारी आई नॉन टैरिफ मेजर की। नॉन टैरिफ मेजर है टेक्निकल। टेक्निकल इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यूजुअली, एंड नॉन टेक्निकल इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, एसपीएस, टीबीटी, हाइजीनिक और रिलेटेड टू द फूड प्रोडक्ट्स इज एसपीएस, and it depends upon the additional specification comes to, लेकिन it is depending upon the product, generally product पे। ठीक है, फिर that is restricting the quantity is import quota, renewal of license each and every time separately is non-automation of licensing policies, increasing the transaction cost by financial measures, forcing the government to procure a certain portion of goods domestically, that is government procurement policies. The certain goods has to be produced domestically. Trade related investments, एरियाज में स्पेसिफिकेशन बांट दिया। फिर क्या बोला कि जो सामान खरीदोगे उसकी रिपेयरिंग इंडिया में ही होगी। एम्बार्गो क्या बोलता है? कंप्लीट बैन। टेम्परेली सस्पेंड किया है। पहले जाओ और जाके कंफर्म करो कि ये प्रोडक्ट वहीं से ही आया है। सुनो प्लीज, मुझे मालूम तुम बहुत दिल से गाली दे रहे हो, लेकिन एक बार ना ये वाले पॉइंट्स बस बता दो, क्योंकि तुमको उतने अच्छे से याद नहीं हुए, तुमको भी पता है। सिर्फ पॉइंट्स बता दो, ठीक है? पहले बोलो इंपोर्ट कोटा, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग पॉलिसीज, फाइनेंशियल मेजर्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, distribution measure restrictions, post sale service restrictions, embargoes, safeguard measures and rules of origin। एक बार promise, एक बार जल्दी से। import quota, non automatic licensing renewal, financial measures, government procurement policies, investments, distribution restrictions, post sale service restrictions, embargoes, safeguard measures
एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन। एक्सपोर्ट में सीधा सीधा 4 या तो रोक दो बैन, या तो टैक्स लगा दो टैक्सेस, या तो उसको एनकरेज करो एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, एंड लास्ट इज वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। ये वाला पॉइंट एक बार, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, उसके ऊपर छोड़ दो कि भाई तू ही डिसाइड कर ले कि कितना तुझे एक्सपोर्ट करना है और कितना डोमेस्टिक मार्केट में रखना है। अब जाओ।